Hello everyone, I welcome you all on the Medicine Nucleus channel. Today we are going to start our first topic of 15-minute pharmacology series. So today's topic is penicillin under the antimicrobial drug. So basically penicillin जो ड्रग है वो बीटा लैक्टम क्लास में से आती है एंड बीटा लैक्टम में और भी काफ़ी हमारे पास ड्रग्स हैं जैसे पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है, कार्बापेनिम्स है एंड मोनोबेक्टम्स हैं. सो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पेनिसिलिन बेसिकली है क्या. सो बेसिकली पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड उन्होंने एक मोल्ड से उसे एक्सट्रैक्ट किया था एंड द मोल्ड वॉज पेनिसिलिन नोटेडम एंड इट वॉज अ बाई चांस डिस्कवरी. ओके, सो स्टार्टिंग विद द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन. सो बेसिकली पेनिसिलिन या फिर और भी जितने बीटा लैक्टम्स हैं उनमें 2 रिंग्स होती हैं एक्सेप्ट मोनोबेक्टम्स. उसमें सिर्फ एक रिंग प्रेजेंट है. सो फर्स्ट रिंग इज बीटा लैक्टम रिंग एंड देन वी हैव थायोजिलिडिन रिंग. सो बेसिकली ये जो रिंग है ये सब में कांस्टेंट रहता है, लेकिन ये जो रिंग है ये चेंज होता रहता है जिसकी वजह से हम स्ट्रक्चर्स को चेंज बोलते हैं. इवन ये ग्रुप भी चेंज होता है. सो बेसिकली दिस इज अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द पेनिसिलिन. ये हमारे पास पेनिसिलिन का एक जनरल स्ट्रक्चर है. उसके बाद में हम देखते हैं कि लाइक बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कैसे. सो पेनिसिलिन मेनली जो एक एंजाइम होता है ट्रांसपेप्टिडेज, मैं तुम्हें आगे बताऊंगी वो किस काम में यूज़ होता है, उसको इनहिबिट करता है. एंड उनका मेन मोटिव ये है कि वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को फॉर्म ही नहीं होने देते. और अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल ही नहीं फॉर्म हो रही है जिसकी वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज ही नहीं करेगा. सो बेसिकली पेनिसिलिन जो है हमारे लाइक बैक्टीरिया पे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है. सो उस पर वहाँ पे पेनिसिलिन बाइंड करती है जिसकी वजह से अब मैं आपको एक बेसिक बात बताती हूँ. जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किस किस से बनी होती है. सो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है. सो पेप्टाइडो हमारे पास 5 अमाइनो एसिड्स होते हैं एंड ग्लाइकेन्स की फॉर्म में हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन होता है और NAM होता है. NAG और NAG NAM में कन्वर्टेबल होता रहता है और वो कन्वर्ट होता रहता है. ये जैसे हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं. सो बेसिकली हमारे पास ये जो है NAM है, ये NAG है, ये अल्टरनेट मैनर में हमारे पास फॉर्म्ड है. इसकी हमें 2 लेयर्स दिख रही हैं, राइट. अब इन 2 लेयर्स को ये इंटरलिंक कौन कर रहा है. सो ये जो ब्रिज की तरह जो काम हो रहा है ये बेसिकली अमाइनो एसिड्स हैं. हमारे पास लाइक क्रॉस लिंकिंग के लिए हमारे पास 5 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमें क्रॉस लिंकिंग में हेल्प करते हैं, राइट. सो इसमें एक एंजाइम की हेल्प होती है. लाइक बेसिकली 5 अमाइनो एसिड्स है तो अमाइनो एसिड्स को भी तो ज्वाइन करना पड़ेगा ना खुद में आपस में, तभी तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे. तो वो अमाइनो एसिड्स को कौन ज्वाइन करवाता है. तो ट्रांसपेप्टाइडेज हेल्प्स इन द ज्वाइनिंग अमाइनो एसिड्स जिसकी वजह से ये जो 2 लेयर्स हैं इनके बीच में कनेक्टिविटी बनती है जिसकी वजह से सेल वॉल को ज़्यादा स्टेबिलिटी बनती है. अब तुम खुद सोचो अगर हमने ट्रांसपेप्टिडेज ही इनहिबिट कर दिया तो अमाइनो एसिड्स लिंक नहीं होंगे, तो ये जो 2 वॉल्स हैं ये लिंक नहीं होंगी, तो सेल वॉल में स्टेबिलिटी ही नहीं रहेगी. और अगर सेल वॉल में ही स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो डिसओरिएंटेड हो जाएगा जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर वो काफ़ी कम है, इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, तो बाहर से वाटर फ्लूइड्स उसके अंदर एंटर होंगे जिसकी वजह से बैक्टीरिया स्वेलअप होगा एंड एट द लास्ट ऑफ द केस वो बैक्टीरियल लाइसिस हो जाएगा, मीन्स बैक्टीरियल सेल डैमेज हो जाएगा. तो हमने ये देखा पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे पेनिसिलिन बाइंड करेगी, राइट. देन दिस इज द NAG, दिस इज NAM एंड दिस इज द पेंटापेप्टाइड. ये 3 का एक कॉम्प्लेक्स बनता है. ये बेसिकली ब्रिक हैं, एक पूरी वॉल बनाने के लिए ये ब्रिक्स हैं ये तीनों मिलके. सो इनहिबिशन हुआ सेल वॉल सिंथेसिस का जिसकी वजह से बैक्टीरियल लाइसिस हो गया. ये पूरा डायग्राम है जहाँ पे आप देख सकते हो NAG NAM एंड दिस इज द पेनिसिलिन. यहाँ पे पेनिसिलिन एक्ट करेगा, ये बाइंड करेगा इनके साथ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, राइट. यहाँ तक हमें क्लियर हो गई चीज़ें. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग. सो यहाँ वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से. सो हमें नाम से पता चला है पेप्टाइड यानी प्रोटीन. सो प्रोटीन्स की बेसिक यूनिट क्या होती है, अमाइनो एसिड्स, एंड इसमें 5 अमाइनो एसिड्स की चेन होती है. तो इसलिए हम बोलते हैं पेंटापेप्टाइड. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट अ पेंटापेप्टाइड चेन. ओके, देन ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये क्रॉस लिंकेज फॉर्म करते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि क्रॉस लिंकेज क्यों, क्योंकि क्रॉस लिंकेज की वजह से ही सेल वॉल में स्टेबिलिटी आती है. ग्लाइकेन बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है. इसमें 2 होते हैं NAG एंड NAM. ये अल्टरनेट फॉर्म में होते हैं, ये लॉन्ग चेन बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये 2 लॉन्ग चेन्स बनाई है और अब ये जो ब्रिज है ये हमारे अमाइनो एसिड्स फॉर्म कर रहे हैं. अभी बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है जो तुम्हें याद रखना चाहिए. हमने बोला पेनिसिलिन सेल वॉल का सिंथेसिस इनहिबिट करता है, राइट. बट वी हैव वन ऑर्गेनिज्म जिसके पास कोई सेल वॉल ही नहीं है तो वो तो उसके लिए रेजिस्टेंट होगा एंड दैट इज माइकोप्लाज्म.
ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, हमने अभी तक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिया, हमने डायग्राम से सीख लिया, हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उसमें कवर कर ली हैं। वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, 5 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है। एंड उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेसिकली है क्या? सो इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये तुमसे वाइवा में एग्जामिनर सबसे पहले पूछेगा कि तुम मुझे इसका लाइक मैकेनिज्म बताओ, और उसमें भी क्या करता है, किसको इनहिबिट करेगा ये? इट इनहिबिट ट्रांस पेप्टाइडेज। गॉट इट? ओके, सो नाउ मूविंग टू द क्लासिफिकेशन। ये एक क्लासिक टेबल है केडीटी से, एंड आई सजेस्ट कि पहले मैं तुम्हें पूरा क्लासिफिकेशन खुद से एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद में मैं तुम्हें ये चार्ट से समझाऊंगी सो दैट तुम्हें ईजिली समझ आए। तो सबसे पहले हमने बात की, सबसे पहले पेनिसिलिन है हमारे पास, नेचुरल पेनिसिलिन। तो मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ। नेचुरल पेनिसिलिन का दूसरा जो नेम है वो है बेंजाइल पेनिसिलिन और पेनिसिलिन जी। यू कैन से कि बहुत पुरानी है, सबसे ओल्डेस्ट पेनिसिलिन है, तो उसको हम रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि जी। ओके, सो या Here it is, penicillin G. So penicillin G is the oldest, सबसे पहले डिस्कवर्ड टाइम उसी टाइम से बहुत ओल्डेस्ट है। और ऑब्वियसली बात है, जो चीज़ें ओल्ड होती हैं उनकी लिमिटेशंस होती ही होती हैं। सो व्हाट्स द लिमिटेशंस ऑफ द पेनिसिलिन जी? सबसे पहले लिमिटेशन की बात करेंगे हम, पहले एक एक लिमिटेशंस की बात करेंगे, फिर उनका हम सॉल्यूशन देंगे कि ये लिमिटेशंस थी तो हमारे साइंटिस्ट ने उसके लिए क्या सॉल्यूशन क्रिएट किया। सो पेनिसिलिन जी जो थे, हम उसे ऑरली नहीं दे सकते थे। वी वर नॉट एबल टू गिव इट ऑरली। वाई? लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमने पेनिसिलिन जी दी, पेशेंट ने ली, उसके स्टमक में गई, स्टमक में आता है गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड उसको डिसोसिएट कर देता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है, तो वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच ही नहीं पाई। और अगर ब्लड सर्कुलेशन में नहीं पहुंच पाई तो ऑब्वियस सी बात है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट नहीं बन पाएगी, तो वो अपना इफेक्ट ही नहीं शो करेगी। तो अपना इफेक्ट शो करने से पहले ही उसे एसिड किल कर देता था। बेसिकली इट वाज एसिड लेबाइल। तो अब हमने सोचा कि मतलब मेन प्रॉब्लम तो यही है कि वो एसिड के लिए लेबाइल है, तो हम ऐसी पेनिसिलिन्स क्रिएट करते हैं जिन्हें हम ऑरली दे सकते हैं। वी कैन गिव देम ऑरली, बट वो एसिड रेजिस्टेंट हो, कि अगर वो स्टमक में जाती हैं तो भी उन्हें एसिड लाइक परेशान ना करे, उन्हें डिग्रेड ना कर दे, सो दैट दे कैन वर्क वेरी वेल, ताकि वो अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। सो उसके लिए तुम्हें एक ट्रिक याद रखनी है। दिस इज अ ट्रिक अलर्ट गाइस, तुम्हें ये ट्रिक अच्छे से याद रखो। इट्स अ वोडका। ओके, सो वी फॉर पेनिसिलिन वी, O for oxacillin, D for dicloxacillin, C for cloxacillin, A for ampicillin and amoxicillin, right? सेकेंड लिमिटेशंस की बात करते हैं। सो सेकेंड लिमिटेशन इज दैट दे हैव रैपिड ट्यूबुलर सिक्रीशन। हम फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स में हमने पढ़ा था कि जिनकी ट्यूबुलर सिक्रीशन काफ़ी रैपिड होती है, तो उन्हें वो जो पंप्स हैं जो कि ट्यूब्यूल्स में लगे हुए हैं, वो उन ड्रग्स को पकड़ के सीधा यूरिन में सिक्रीट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है हमारी बॉडी से। तो हमने पेनिसिलिन ली। अब पेनिसिलिन तो बहुत, उसकी जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है वो बहुत हाई है, तो वो जैसे किडनी के पास गया तो किडनी ने ट्यूब्यूल से निकाला और उसने यूरिन में एक्सक्रीट कर दिया। तो अब अगर वो 1 घंटे भी ब्लड में नहीं रह पाई, 1 घंटे भी अगर वो बॉडी में नहीं रह पाई, उससे पहले उसे यूरिन ने बाहर एक्सक्रीट कर दी, तो क्या फ़ायदा हुआ हमारा पेनिसिलिन लेने का? इसलिए फिर साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि जो बेसिकली रैपिड ट्यूबुलर सिक्रीशन ये होता है कि ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, वी हैव ट्रांसपोर्टर्स, और ये ट्रांसपोर्टर्स क्या करते हैं, इन ड्रग्स को बाइंड करते हैं, एंड इन ड्रग्स को बाइंड करके देन दे एक्सक्रीट देम। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि अगर हम ऐसी कोई ड्रग ले लें, एंड इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये सैचुरेबल होते हैं। अगर एक ड्रग इसके साथ बाइंड हो गई इस ट्रांसपोर्टर के साथ, तो दूसरी ड्रग बाइंड नहीं होगी। तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि एक ड्रग ले आओ जिसको हम इस ट्रांसपोर्टर पे बाइंड कर देंगे, और जिसकी वजह से वो इस ट्रांसपोर्टर को सैचुरेबल बना देगी। तो वो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑलरेडी एक ड्रग बाइंड है तो पेनिसिलिन को ऊपर से बाइंड कर ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से पेनिसिलिन बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होगी। सो उसके लिए ये लेके आए प्रोबेनिसिड। इन्होंने लिया प्रोबेनिसिड। प्रोबेनिसिड क्यों दी जाती है पेनिसिलिन के साथ? क्योंकि ये कम्पीट करता है, इट कम्पीट्स विद द पेनिसिलिन, और कम्पीट करने के बाद में किससे कम्पीट करता है? इट बाइंड्स टू द ट्रांसपोर्टर। ये ट्रांसपोर्टर पे बाइंड होता है, जिसकी वजह से इट इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लाइक ऑफ विच डिड द इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। ये हमने फर्स्ट सोल्यूशन निकाला। फिर हमने एक और सोल्यूशन निकाला विच वॉज डिपोर्ट प्रिपरेशन। डिपोर्ट यानी हम किसी चीज़ को डिपॉजिट कर रहे हैं। हमने क्या सोचा, हमने बोला कि ये एक ब्लड वेसल थी, राइट? यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल ऑफ पेनिसिलिन आए, राइट? अब 2-3 घंटे तक तो उसने एक्शन किया, उसके बाद में लाइक कभी हमने प्रोबेनिसिड की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बिना प्रोबेनिसिड बात कर रहे हैं। इसने 2-3 घंटे एक्शन किया, उसके बाद में ये किडनी के पास गया और किडनी ने इसे क्या कर दिया, एक्सक्रीट कर दिया, राइट? तो हमने एक दिमाग लगाया कि क्यों ना हम मतलब फॉर एग्जाम्पल ये मसल है, तो हम इस ड्रग को, पेनिसिलिन को, इस मसल में डिपॉजिट कर देते। तो हमने फॉर एग्जाम्पल 1000 मॉलिक्यूल्स क्या कर दिए, इस ड्रग के मसल्स में डिपॉजिट कर दिए, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल हमने 1000 मॉलिक्यूल्स में डिपॉजिट किए, तो यहाँ से 100 मॉलिक्यूल गए ब्लड सर्कुलेशन में, उन्होंने अपने 2-3 घंटे फंक्शन किया, उसके बाद में वो किडनी के पास गए, वो एक्सक्रीट हो गए। जैसे ही ब्लड में मॉलिक्यूल्स खत्म हुए तो वापस से मसल से 100 मॉलिक्यूल आए, फिर उन्होंने 2-3 घंटे एक्शन किया, फिर वो किडनी के पास चले गए। ऐसे ऐसे करते करते जो मसल में हमने डिपोजिशन किया था वो यूज़ होता जाएगा। तो हमें बार बार फ्रिक्वेंटली हमें उसे लाइक IV नहीं देना पड़ेगा। सो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर हम मसल में डिपॉजिट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो ड्रग डायरेक्टली ब्लड में ना आए, सो दैट उसका एक्सक्रीशन कम हो, तो हम उससे IV देंगे या
IM देंगे, बेसिक सी बात है, हम उसे IM देंगे तो डिपॉजिटेड इन द मसल्स, और अगर हम IV देते हैं तो वो डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसफर होगी और ब्लड में तो जाते ही वो 2-3 घंटे में एक्सक्रीट हो जाएगी, तो क्या फ़ायदा। ओके, सो यहाँ तक हमने 2 लिमिटेशंस कंप्लीट कर ली। अब हम 3rd लिमिटेशंस करेंगे। सो 3rd लिमिटेशन है कि जो पेनिसिलिन है उसका पेनिसिलिन जो जी है उसका बहुत नैरो स्पेक्ट्रम था पेनिसिलिन का। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, हमारे पास ग्राम पॉजिटिव में भी कोकाई होते हैं, बेसिलाई होते हैं, राइट। इसमें भी हमारे पास कोकाई होते हैं और बेसिलाई होते हैं। तो हमने देखा कि ये जो पेनिसिलिन है वो बेसिकली किस पे एक्ट कर रही है, मेनली वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव पे एक्ट करती है ना, और थोड़े बहुत ग्राम नेगेटिव कोकाई पे भी एक्ट करती है। बट ये जो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हैं उस पर ये वर्क ही नहीं करती। और हम माइक्रोबायोलॉजी से जानते हैं कि जो मैक्सिमम मतलब जो हमारी बॉडी में डिजीज कोज करते हैं, मोस्ट पैथोजेनिक जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, जैसे सेल्मोनेला हो गया, एच पाइलोरी हो गया, क्लेब्सिला हो गया, ज़ूडोमोनास हो गया, ई कोलाई हो गया, ये सब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। तो हमें ऐसी पेनिसिलिन क्रिएट करनी थी जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे भी लाइक वर्क करे। तो फिर साइंटिस्ट ने एक वाइड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स उनका फॉर्मेशन किया। वो कौन कौन सी थी, एम्फिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन, कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन, मिजेलोसिलिन, एजिलोसिलिन एंड पाइपरोसिलिन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पता है ज़ूडोमोनास ग्राम नेगेटिव बेसिलाई और वो बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक, इट्स रियली हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, राइट। तो इनमें से एम्फिसिलिन एंड अमॉक्सिसिलिन को छोड़ दो, उसके अलावा ये जितनी भी पेनिसिलिन्स हैं, न्यूली सिंथेसाइज्ड पेनिसिलिन्स, ये सभी के सभी ज़ूडोमोनास पे इफेक्टिव हैं। मतलब ये ज़ूडोमोनास को इनिबिट करती हैं, उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। अब तुमसे वाइवा में क्वेश्चन पूछेगा तो फिर मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि इफेक्टिव नहीं है ज़ूडोमोनास के लिए, तो दैट इज वैंकोमाइसिन। इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर द वाइवा परस्पेक्टिव। अब एक बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत ही बड़ी लिमिटेशंस आ जाती है जब हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ रेजिस्टेंस। हमारी बॉडी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत जल्दी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है एंटीबायोटिक्स के लिए, जिसकी वजह से एक पॉइंट के बाद में वो हमारी बॉडी पे यूजफुल ही नहीं होते, वो बैक्टीरिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि बैक्टीरिया अलग अलग मॉडिफिकेशंस करता रहता है। कभी अपनी सेल वॉल में मॉडिफिकेशंस कर रहा है, कभी अपने फॉर एग्जाम्पल उसने पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन कर लिया। तो इतने मॉडिफिकेशन करेगा तो ड्रग तो कन्फ्यूज होगी ना, और इतनी जल्दी हम ड्रग भी नहीं बना सकते हैं, राइट। तो रेजिस्टेंस हमारे लिए बहुत एक क्रूशियल पॉइंट आ जाता है जहाँ पे हमें ड्रग्स के लिए और मॉडिफिकेशंस चाहिए होते हैं। तो 2 रेजिस्टेंस आती है। मैं तुम्हें पहले बताती हूँ बीटा लैक्टमेज क्या होता है। बीटा लैक्टमेज तुम खुद सोच लो, ASC लगा हुआ है, इसका मतलब एंजाइम है, और किसको डिस्ट्रॉय करेगा, बीटा लैक्टम। मैंने बोला था पेनिसिलिन में 2 रिंग्स होती हैं, उसमें इंपॉर्टेंट बीटा लैक्टम रिंग होती है। तो बीटा लैक्टमेज उस बीटा लैक्टम रिंग को ही डिस्ट्रॉय कर देता है पेनिसिलिन की। तो पेनिसिलिन तो इनसफिशियंट हो गई हमारे लिए। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि भाई ये सेल है, ये पेनिसिलिन है, इसके पास फॉर एग्जांपल इसके पास बीटा लैक्टमेज है। बीटा लैक्टमेज किसकी तरह काम करे, गनमैन की तरह काम करे। जैसे पेनिसिलिन आता है तो ये गन चला देता, अपनी बुलेट्स फायर कर देता है और पेनिसिलिन को खत्म कर देता है। तो हमने बोला कि हम तुम्हें एक बुलेट प्रूफ जैकेट देंगे, हम तुम्हें एक बुलेट प्रूफ जैकेट देंगे ताकि वो तुम्हें इन गनमैन से, इन बीटा लैक्टमेज से प्रोटेक्ट कर सके। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स क्रिएट किए हैं जो कि इन्हें इनहिबिट कर देता है। एंड ये हम कॉम्बिनेशंस में देते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज क्लेवुलिनिक एसिड, जो हम अमॉक्सिसिलिन के लिए देते हैं। अब अलग अलग जो हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट अलग अलग आती है ना, एक ही ऐसे थोड़ी ना हर इंसान को एक ही बुलेट प्रूफ जैकेट देती है, तो हर अलग पेनिसिलिन के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। सेलबेक्टम एम्फिसिलिन के लिए यूज़ करते हैं, टेजोबेक्टम हम पाइपरासिलिन के लिए यूज़ करते हैं, राइट। सिमिलरली पेनिसिलिनेज भी वही होता है। बेसिकली बीटा लैक्टम में बहुत लाइक पेनिसिलिन है, और भी काफ़ी बीटा लैक्टम की क्लास में ड्रग्स आती हैं, राइट, एंटीबायोटिक्स आती हैं। तो स्पेसिफिकली पेनिसिलिन को वो डिग्रेड कर रहा है, तो इसलिए हमने पेनिसिलिनेज ही कर दिया। अब हमने बोला कि अरे बहुत हो गया ये सब, हम बुलेट प्रूफ जैकेट ला रहे हैं, वो फिर आ रहे हैं, हमें फिर अटैक करके चले जा रहे हैं। अब हम ऐसा करेंगे कि हम ऐसी कोई चीज़ बनाएंगे कि चाहे वो अपनी गन्स चलाते रहें, हम उसको पार करके निकल जाए। मतलब हम हमारे अंदर ही रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे, उस पेनिसिलिन के अंदर ही रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे कि आगे चाहे पेनिसिलिनेज हो चाहे और कोई भी हो, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़े। हम चुपचाप जाएंगे सेल के अंदर, हम सेल को डिग्रेड करके सेल का लाइसिस करके वापस आ जाएंगे, राइट। तो हमें ऐसी ड्रग्स बनानी है। तो उसके लिए कौन कौन सी ड्रग्स बनाई हैं जो सीधा इनके लिए रेजिस्टेंट ही हैं। तुम उनसे बच नहीं रहे हो, अब तुम उनका सीधा सामना कर रहे हो कि तुम चाहे कितनी अटैक कर लो। मैं बिना बुलेट प्रूफ जैकेट आए, लेकिन ये जो सोल्जर्स हैं इनको तुम अटैक ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए रेजिस्टेंस हैं। ओके, सो वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं, दीज आर क्लोक्सासिलिन, ऑक्सीसिलिन, नेफसिलिन एंड डिक्लॉक्सिलिन, राइट। एंड इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग आती है मैथिसिलिन। ये सबसे मोस्ट रेजिस्टेंट ड्रग है। अगर किसी को कोई लाइक इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में, हमने उसको सारी बीटा लैक्टम दे दी, लाइक मतलब पेनिसिलिन सारी दे दी और कोई काम नहीं करी, तो हम लास्ट में मैथिसिलिन देते। क्यों? क्योंकि बहुत रेजिस्टेंट होती है, ये अपना फंक्शन कर ही जाती है। अब सोचो, अगर कोई बैक्टीरिया है, कोई पैथोजन है जो इसके लिए भी रेजिस्टेंट है, जो मैथिसिलिन के लिए भी रेजिस्टेंट है, जिस पैथोजन को मैथिसिलिन भी नहीं डिग्रेड कर सकता, तो कितनी बड़ी बात है। तो ऐसा है हमारे पास, सबने सुना है माइक्रोबायोलॉजी में मर्सा, मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये ऐसा हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया है
कि इसे मैथिसिलिन से भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनी मस्ती में मगन है, मैथिसिलिन आए कुछ भी आए इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर मैथिसिलिन ही काम नहीं कर रही है तो और बीटा लैक्टम देने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उनसे सबसे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मैथिसिलिन ही थी, वही फंक्शन नहीं करी। तो अगर हम और बीटा लैक्टम दे रहे हैं तो हम वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी, तो वो हम उस इंसान को हम एलर्जीज़ के लिए प्रोन कर रहे हैं, तो उनको देने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट इसमें एक और चीज़ हमने देखी है इन द रिसेंट अवर रिसर्च कि सारे तुम बीटा लैक्टम्स दे दो वो इनसफिशियंट है, अगर तुम्हारी मैथिसिलिन काम नहीं करी तो और बीटा लैक्टम भी काम नहीं करेंगे, एक्सेप्ट द 5th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, ये काम करती है। सो ये भी तुमसे टीचर पूछ सकता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसका एडवर्स इफेक्ट आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करता है, इसलिए हम पहले से इंट्राडर्मली इस ड्रग को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि वो एलर्जिक रिएक्शन कितनी सीवियर है। अगर वो इंसान उस पर्टिकुलर पेनिसिलिन के लिए एलर्जिक है तो हम वो पेनिसिलिन चेंज कर देंगे, राइट। इवन पेनिसिलिन तो इतनी डेंजरस होती है कि वो एनाफाइलेक्टिक शॉक भी क्रिएट कर सकती है। सो एलर्जी में भी एक तुम याद रख सकते हो, क्रॉस एलर्जी भी क्रिएट करता है ये। व्हाट इज क्रॉस एलर्जिक? सो बेसिकली इफ अ पर्सन इज एलर्जिक टू वन पेनिसिलिन देन ऑल बीटा लैक्टम्स कैन कॉज एलर्जी, तो सभी बीटा लैक्टम्स एलर्जी कॉज कर सकते हैं, एक्सेप्ट तुम याद रख लेना, एक्सेप्ट मोनोबैक्टम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम देख लेना, एक्सेप्ट मोनोबैक्टम। ओके, इसकी यूजेस क्या क्या है? सिफिलिस में यूज़ करते हैं, टिटेनस में यूज़ करते हैं, लिस्टीरिया में यूज़ करते हैं, एक्टिनोमाइकोसिस में यूज़ करते हैं, मेनिंजोकोकस में यूज़ करते हैं। ओके, अब एक बार हम वो क्लासिफिकेशन एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमने ओवरऑल पढ़ लिया, बट हम अब उसे कंक्लूड करके पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स गो। सो दिस इज क्लासिफिकेशन, हमने नेचुरल पढ़ लिया। सेमी सिंथेटिक में 3 क्लासेस आती हैं, एसिड रेजिस्टेंट जो मैंने तुम्हें बताई थी, इसमें सिर्फ एक ही दे रखी है, और भी हैं। फिर पेनिसिलिन इज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, ये भी मैंने तुम्हें बताई थी, इसमें 3 ही दे रखी है, मैथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, डिक्लॉक्सिलिन, बट मैंने वो भी तुम्हें दी थी। फिर एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स मैंने बताया था कि वाइड स्पेक्ट्रम होते हैं, उसमें भी 3 क्लासेस है, ये मैंने तुम्हें नहीं बताया था, तो तुम ये चीज़ यहाँ से देख लेना। फर्स्ट क्लास इज अमाइनो पेनिसिलिन, सेकंड इज यूराइडो पेनिसिलिन एंड थर्ड इज कार्बोक्सी पेनिसिलिन। ओके, देन हमने तुम्हें बताया था बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, वो भी एक अलग से क्लास है, तो 3 क्लासेस हैं। मतलब बीटा लैक्टम जो अगर हम पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन करते हैं तो नेचुरल पेनिसिलिन क्लासिफिकेशन में फर्स्ट, सेकंड इज सेमी सिंथेटिक, उसके भी 3 है, देन थर्ड इज बीटा लैक्टमेज, तो ऐसे तुम इन्हें याद रख लेना। ओके, सो हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं इस टॉपिक का, सो दैट हम एक साथ चीज़ें कंक्लूड कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने क्या बात की, जो बीटा लैक्टम होता है वो एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है, वो इनहिबिट करता है ट्रांसपेप्टिडेज की, इनहिबिट्स ट्रांसपेप्टिडेज, जिसकी वजह से उनकी सेल वॉल में प्रॉब्लम आती है, सेल वॉल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, बैक्टीरियल लाइसिस, बैक्टीरिया का लाइसिस हो जाता है, जिसकी वजह से उसने जो इन्फेक्शन कोज किया है वो भी कम हो जाएगा, इवन फिनिश ही हो जाएगा। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया पेनिसिलिन जी से, जो कि ऑल्डेस्ट थी, फिर हमने उसकी 4 उसकी लिमिटेशंस देखी, तो हमने एक लिमिटेशंस को पढ़ा है कि हम उसे ऑरली नहीं दे सकते क्योंकि वो एसिड लिबाइल है, तो उसके लिए हमने क्रिएट किया एसिड रेजिस्टेंट को। देन हमने बोला कि वो शॉर्ट एक्टिंग है क्योंकि उसका रैपिड ट्यूबुलर सिक्रेशन है, तो उसके लिए हमने प्रोबेनिसाइड को यूज़ किया, एंड एक हमने दूसरी प्रिपरेशन यूज़ की विच वॉज डिपोर्ट प्रिपरेशन। फिर हमने बोला कि इनका तो नैरो स्पेक्ट्रम है, तो हमने एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम की पेनिसिलिन्स का फॉर्मेशन किया। देन हमने बोला कि ये तो रेजिस्टेंट होती है, तो उसके लिए हमने 2 चीज़ें क्रिएट की। फर्स्ट क्लास वॉज बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स एंड सेकेंड वॉज पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जो तुमसे पूछना चाहूँगी, सब लोग अपने कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि बिफोर आई एंड दिस वीडियो कमेंट इफ पेनिसिलिन इज बैक्टीरियोसीडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। सो ये तुम कमेंट सेक्शन में बताना, सो दैट हमें भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस है, सो ये चीज़ें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। ओके देन, थैंक्स फॉर टुडे।